सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम हिम्मत सिंह कृष्णा एकेडमी अजमेर इत्यस्य यूट्यूब चैनल उपरि भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतं करोमि। साथियों, सबसे पहले आप हमारी कृष्णा एकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार की जा रही है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था संस्कृत की संधि के बारे में। आज हम संस्कृत की विसर्ग संधि के विषय में कुछ विशिष्ट अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए आज हम देखते हैं संस्कृत में विसर्ग संधि। पूर्वम अस्माकं कक्षायां वयं पठितवन्तः यत् संस्कृतस्य स्वर संधि हल संधिश्च। अद्य वयं पठिष्यामः विसर्ग संधि इत्यस्मिन् विषये। आगच्छन्तु पठन्तु। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि क्या होती है? देखिए, विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग का स्वर के साथ अथवा व्यंजन के साथ मेल जब होता है तो वो विसर्ग संधि कहलाती है। फिर से सुने, विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ जब मेल होता है तो वो विसर्ग संधि कहलाती है। मुख्य रूप से विसर्ग संधि में हम रीट स्तर पे जो है 4 भेद पढ़ने वाले हैं। वो है सत्व, रुत्व, उत्व और सुलोप। इसमें विभिन्न सूत्र आने वाले हैं। विभिन्न सूत्रों के माध्यम से हम इस विसर्ग संधि को पढ़ने वाले हैं। सामान्य रूप से अगर परीक्षा में देखा जाए तो विसर्ग से संबंधित प्रश्न आता है कि कोई भी उदाहरण दे दिया जाता है और उसके अंदर संधि का नाम पूछा जाता है। आपको सूत्र ध्यान रखना है, सूत्र के अनुसार आप आसानी से पता लगा लेंगे कि यहाँ पर कौन सी संधि है। तो देखिए, सबसे पहले आज हम देख रहे हैं सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि, इसमें हमारा सूत्र है विसर्जनीयस्य सह। सत्व विसर्ग संधि में सत्व, इसका नाम है सत्व। सत्व विसर्ग संधि में हमारा सूत्र आता है सबसे पहले विसर्जनीयस्य सह। तो साथियों देखिए, ये विसर्जनीय से सूत्र क्या कहता है? यदि विसर्ग के बाद में खर का अभिप्राय है वर्ग का पहला दूसरा अक्षर तथा श श स, ये अगर आता है तो विसर्ग के स्थान पर स आदेश हो जाता है। ये कह रहा है यदि विसर्ग के बाद में खर यानी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर या श श स आता है तो विसर्ग के स्थान पर स आदेश हो जाता है। इसके उदाहरणों के द्वारा हम देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला उदाहरण है यहाँ पर, देखिए, नमः धनते। हमारा जो सूत्र है वो कहता है कि विसर्ग के बाद, यहाँ देखें नमः के अंदर विसर्ग है, विसर्ग के बाद वर्ग का पहला दूसरा अक्षर या श स स आता है। विसर्ग के बाद वर्ग का पहला दूसरा अक्षर या श स स आता है तो विसर्ग के स्थान पर स आदेश हो जाता है, स से सकार आदेश हो जाता है। नमः धनते, तो देखें नमः विसर्ग के बाद में वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है ते, तो हम इसे बनाएंगे नमस्ते। देखिए, ये सत्व संधि इसलिए कहलाती है क्योंकि यहाँ पर स का आगम हो रहा है, स आदेश हो रहा है। नमस्ते, ये प्रसिद्ध उदाहरण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर पूछा जाए तो सत्व संधि का ये उदाहरण है। यदि सत्व ऑप्शन में नहीं आता है तो आपको ऑप्शन में वहाँ मिलेगा विसर्ग संधि, तो आप विसर्ग संधि भी यहाँ कह सकते हैं अथवा सत्व विसर्ग संधि भी से कह सकते हैं। रामः धन तत्र, तो विसर्ग आ गया, ये विसर्ग के बाद में त आ गया है तो ये बनता है हमारा रामस्तत्र, यानी विसर्ग के स्थान पे हमें क्या कर देना है? स आदेश कर देना है। तत्पश्चात हम देखते हैं विसर्ग के बाद में क आ रहा है, वर्ग का पहला वर्ण है तो विसर्ग के स्थान पे हमें स कर देना है। ये रूप हमारा बनता है कस्कः, ये रूप हमारा बना कस्कः। तत्पश्चात आगच्छति अस्माकं कौतुः, विसर्ग अस्ति, अत्र क प्रथम वर्णः अस्ति, तर्हि विसर्ग इत्यस्य स्थाने सकार वयं कुर्मः कौतुस्कुतः। आप देखें कौतुः धन कुतः, तो ये रूप बना हमारा कौतुस्कुतः। इसके पश्चात आता है हरिहि त्राता। विसर्जनीय से सूत्र हमारा ये कहता है यदि खर, ठीक है, खर क्या है? वर्ग का पहला दूसरा अक्षर श श स, ठीक है। अगर विसर्ग के बाद में
खर आता है तो विसर्ग के स्थान पे स आदेश हमें कर देना है। चलिए यही बात हमारा यही नियम यहाँ लागू होता है। विसर्ग के बाद में त्र वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है तो ये बनेगा हरिस्त्राता, ये रूप बनता है हमारा हरिस्त्राता। तत्पश्चात आगच्छति अस्माकं मनः धन तापः, विसर्ग के बाद में ता आया है, ये बनेगा विसर्ग के स्थान पे स आदेश हो गया मनस्तापः, ये रूप बना हमारा मनस्तापः। गजाः तिष्ठन्ति, गजास तिष्ठन्ति, गजास तिष्ठन्ति। तो हम ये कह सकते हैं विसर्जनीय से सूत्र के अनुसार यदि विसर्ग के बाद में खर यानी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, वर्ग का पहला दूसरा अक्षर या श स आए तो विसर्ग के स्थान पे स आदेश हो जाता है। ये सूत्र हमारा कहता है। इसमें से नमस्ते, ये जो उदाहरण है, ये नमस्ते जो उदाहरण है परीक्षा में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण उदाहरण है। आप इसे ध्यान में रखें कि यहाँ पर कौन सी संधि आपको बतानी है। यहाँ पे सत्व विसर्ग संधि है या विसर्ग का सत्व ये रूप है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि परीक्षा में इससे संबंधित कोई प्रश्न यदि आता है तो आप आसानी से बता सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं अब इसी में ही यदि विसर्ग के बाद, अगला नियम है ये हमारा, यदि विसर्ग के बाद में च छ आए तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। देखें ये नियम कहता है यदि विसर्ग के बाद, ये विसर्ग रहा, के बाद में च अथवा छ आए तो विसर्ग के स्थान पर, ये जो विसर्ग है इसके स्थान पे श आदेश हो जाता है। इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे श आदेश हो जाता है। चलिए हम देखते हैं इसे। रामः धन च, ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद में च आ रहा है, ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद में च आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पे हम परिवर्तन करेंगे श। ये रूप हमारा बनता है रामश्च इति रूपम अस्माकं निष्पन्नम। रामश्च, ये भी सत्व संधि ही है, ये भी हमारी सत्व संधि ही है, सत्व विसर्ग संधि। तत्पश्चात आगच्छति अस्माकं रामः चिनोति, रामः चिनोति, विसर्ग के बाद में च आ गया तो ये हमारा रूप बना रामश चिनोति। च के स्थान पे श हमने कर दिया है, रामश चिनोति। चलिए हम आगे देखते हैं। क्षम्यताम। गौहु चरति, विसर्ग के बाद में फिर च आ गया है तो ये रूप बनेगा हमारा, विसर्ग के स्थान पे श कर देंगे गौश्चरति, गौश्चरति। शिशोः, अत्र विसर्गः मया पूर्वं न स्थापितं, शिशोः चपलता, विसर्ग के बाद में फिर च आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पे हम श कर देंगे, रूप हमारा बनेगा शिशोश चपलता, शिशोश चपलता। उसके बाद में हम देखते हैं चंद्रः चकास्ति, चंद्रः ये विसर्ग हो गया, चकास्ति ये च हो गया। हमने यही कहा है यदि विसर्ग के बाद में च अथवा छ आए तो विसर्ग के स्थान पे श हो जाएगा, तो ये विसर्ग के स्थान पे हमें क्या कर देना, श कर देना है। रूप हमारा बनता है चंद्रश चकास्ति, चंद्रश चकास्ति। देखिए साथियों अगला उदाहरण हम यहाँ ले रहे हैं प्रियः छात्रः। अब तक हमने च के उदाहरण यहाँ देखे हैं, ठीक है। अभी हमारे पास उदाहरण है छ का, तो प्रियः विसर्ग आ गया, छ आ गया, ये रूप हमारा बनता है प्रियश छात्रः, प्रियश छात्रः। आगे हम अगला उदाहरण देखते हैं निहि धन छलः, ये विसर्ग है, ये छ, तो ये बनेगा विसर्ग के स्थान पे हमें क्या कर देना है, श कर देना है। ये रूप बनता है हमारा निश्छ है, ये निश्छलः। देखिए अगला उदाहरण हम देखते हैं कह धन चित, ये विसर्ग है, फिर च आ गया, तो रूप हमारा बनता है कश्चित। चलिए इसके बाद में आता है अगला उदाहरण हमारा नरः धन चलति, नरः धन चलति, नरः धन चलति, विसर्ग है उसके बाद में च आ गया, तो रूप बनेगा
नरश चलती, रूप बनता है हमारा नरश चलती। तो साथियों आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट एक बार लेवें आप देख सकते हैं कि ये भी सत्व संधि का रूप है, सत्व संधि का नियम है। यदि विसर्ग के बाद में च और छ आए तो विसर्ग के स्थान पे श हो जाता है। इसका एक नियम और हम पढ़ने वाले हैं आगे। देखिए वो अगला नियम हमारा क्या कहता है। अगला नियम कहता है यदि देखें, यदि विसर्ग के बाद में क वर्ग, ट वर्ग या प वर्ग का पहला दूसरा अक्षर या श आए, क वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग का पहला दूसरा अक्षर या श आए तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। देखें फिर से इस परिभाषा को समझने की कोशिश करें आप। क वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग के बाद में इन वर्गों का पहला दूसरा वर्ण या श आए तो विसर्ग के स्थान पर, ये विसर्ग है हमारा, इस विसर्ग के स्थान पर श आदेश हो जाता है। चलिए इसके रूप हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखें धनुष, धनुः धन टंकारः, तो ये विसर्ग है। इसके बाद में ये ट वर्ग का पहला दूसरा वर्ण होना चाहिए। ये ट जो है ये पहला ही वर्ण है हमारा, ये ट जो है ये हमारा पहला ही वर्ण है। तो रूप बनता है धनु, ये विसर्ग के स्थान पे हम क्या कर देंगे, श कर देंगे। तो ये श, फिर टंकारः, धनुष टंकारः, ये रूप हमारा बनता है धनुष टंकारः। इसके बाद में देखिए साथियों अगला उदाहरण हम देखते हैं। विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में क आ रहा है। हमने कहा क वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण, तो जो ये क है ये पहला ही वर्ण है। तो विसर्ग के बाद में क आ गया तो विसर्ग के स्थान पे हम करेंगे धनु, श कर दिया हमने विसर्ग के स्थान पे, फिर कपालः, धनुष कपालः, ये हमारा रूप सिद्ध होता है। ठीक है, धनुष कपाल। इसके बाद में आता है चतुहु, ये विसर्ग है और ये क है, ये विसर्ग है और ये क है। तो विसर्ग के स्थान पर हमें क्या कर देना है, श कर देना है। तो रूप हमारा बनता है चतुष कपालः, चतुष कपालः। साथियों अगला उदाहरण हम देख रहे हैं निहि प्रत्युहम, निहि प्रत्युहम। हमने कहा है क वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। यहाँ पे प वर्ग का पहला ही वर्ण है, प फ ब भ म, विसर्ग के बाद में प आ गया तो इस विसर्ग के स्थान पे हमें क्या कर देना है, श कर देना है। तो ये बनेगा हमारा निश प्रत्युहम, ये रूप हमारा यहाँ पर बनता है निष्प्रत्युहम। रामः टीकते, रामः टीकते विसर्ग है, उसके बाद में ट वर्ग का पहला ही वर्ण है, ट ठ ड ढ ण, तो ये पहला वर्ण है। तो रामश टीकते, रूप हमारा क्या बना है, रामश टीकते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम निहि धन ठा। ये द्वितीय श्रेणी में पूछा गया प्रश्न है कि यहाँ पर ये किस संधि का रूप है। तो विसर्ग के बाद में ठ आ गया, ट और ठ पहला और दूसरा वर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर ठ जो है ये द्वितीय नंबर का दूसरे नंबर का वर्ण है, तो ये रूप हमारा बनता है निष्ठा। यहाँ पर सत्व विसर्ग संधि का ये भेद है। उसके बाद में आता है पकित ठक्कुरः, तह विसर्ग के बाद में ठ आ गया है तो ये बनेगा पकित। ठीक है, ये विसर्ग है, इस विसर्ग के स्थान पे हम क्या कर देंगे, श कर देंगे, पकितश ठक्कुरः, पकितश ठक्कुरः, ये हमारा रूप सिद्ध होता है। तो हम कह सकते हैं साथियों कि सत्व विसर्ग संधि के अंदर यदि अगर इस प्रकार का कोई उदाहरण आपसे पूछा जाए तो इन 3 नियमों का आपको ध्यान रखना है और 3 नियमों के आधार पे कोई भी उदाहरण यदि आता है आपकी परीक्षा में तो आप आसानी से उसको लिख करके रफ पेपर पे लिखें, पहले उसे सॉल्व करने का प्रयास करें, उसके बाद में निर्धारण करें कि सत्व संधि का ही ये रूप है। चलिए इसके बाद में हम एक सूत्र और देखते हैं, वाशरी। वाशरी सूत्र हमारा ये कहता है विसर्ग के बाद, ये सूत्र हमारा कहता है कि विसर्ग के बाद शर, शर का अभिप्राय क्या है, श श स हो तो विसर्ग का विकल्प से या तो विसर्ग हो जाएगा या श श स हो जाता है। विसर्ग के बाद में शर आए, शर का अभिप्राय क्या है, श श स, ये इसका अभिप्राय है। तो विकल्प से या तो वापस विसर्ग हो जाएगा या श श स हो जाता है। जैसे देखें विसर्ग के बाद में ये श आया है तो हरि ही शेते, हम क्या करेंगे इसे, या तो ऐसा का ऐसा इसे लिख देंगे हरि ही शेते, अथवा
क्या करेंगे हम, इसे विसर्ग के स्थान पे श आदेश कर देंगे, अथवा हम करेंगे हरिष्येते, हरिष्येते। ठीक है, ये रूप हमारा यहां पर निष्पन्न हो जाएगा। एक बार इस नियम को आप फिर से देखें। वाशरी, वाशरी सूत्र हमारा ये कहता है कि यदि विसर्ग के बाद में शर, शर का अभिप्राय है श श स हो, तो विसर्ग का विकल्प से या तो विसर्ग हो जाएगा पुनः, या श श स आदेश हो जाता है। देखें ये विसर्ग है, या तो विकल्प से आप इसे पुनः विसर्ग कर दें अथवा श आदेश कर सकते हैं। अगला उदाहरण आप देखेंगे, पयः धन शीतलम, फिर श आया है विसर्ग के बाद में, या तो आप ये रूप लिखेंगे पयः धन शीतलम अथवा पयशीतलम। ये दोनों ही रूप जो हैं ये सही रूप है। ठीक है, सूत्र कहता है वाशरी अथवा शरी, शर यानी कि शर जो प्रत्याहार हैं श श स, इनका प्रयोग भी इसके अंदर किया जा सकता है, ये विकल्प से होता है। रामः षष्ठः, राम षष्ठः, ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद में श आ गया तो ये रूप हम लिख सकते हैं रामः षष्ठः, ये रूप भी सही है, अथवा रामषष्ठः इति रूपमपि शुद्धम एव अस्ति। अग्रे वयं पश्यामः यत् रामः धनशेते, तो ये रामः शेते, ये रूप भी हमारा सही है, अथवा रामशेते, ये रूप भी हमारा सही है। फिर हम देखते हैं भक्तः सेवते, भक्तः, भक्तः धन सेवते, ये स आ गया तो ये ऐसा कैसा रह जाएगा, भक्तः सेवते अथवा भक्तसेवते। साथियों ये रूप हमारा यहाँ पर बनता है, क्योंकि शर प्रत्याहार जो हैं वो तीन हैं, श श और स। ये विकल्प है, विकल्प से हम कर सकते हैं, विकल्प से हम कर सकते हैं कि यानी विसर्ग ये भी हम लिख सकते हैं और श इसका आगम भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। पयः शीतलम, तो पय विसर्ग ये भी हम कर सकते हैं, श यानी वाशरी सूत्र से इसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। वा का अभिप्राय होता है विकल्प। ठीक है, उसके बाद में आता है रामः सुप्तः, तो विसर्ग के बाद में स आ गया तो ये बनता है अपना रूप रामः सुप्तः अथवा रामस् सुप्तः, रामस् सुप्तः। ठीक है साथियों, अगला उदाहरण हम देखते हैं यशः शरीरः, यशः ये विसर्ग है, ये श है, तो ये रूप हमारा बनता है यशः शरीरः अथवा यशः शरीरः, यशः शरीरः, ये रूप हमारा निष्पन्न होता है। इसके बाद आता है गुणाः षट्, गुणाः षट्, ये रूप भी सही है, और वाशरी के अनुसार देखे हैं तो ये बनता है गुणा षट्, ये रूप हमारा बनता है। तो साथियों हम ये कह सकते हैं कि सत्व संधि के अंतर्गत हमने तीन नियम पढ़े, वाशरी एक सूत्र देखा है, तो इसके अनुसार जो है ये सत्व संधि के सारे रूप थे। अब इसके बाद में अब हम देखते हैं रुत्व विसर्ग संधि। साथियों रुत्व विसर्ग, रुत्व का अभिप्राय है रू, आपको ध्वनि से ही पता पड़ रहा होगा। सत्व में जैसे स की ध्वनि आ रही थी, यह रुत्व में रू की ध्वनि आपको सुनाई दे रही होगी, रू अथवा उ अथवा र। देखिए सूत्र आता है हमारा सस जुशोरू, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये सूत्र जो है आसानी से आप समझ सकें। सस जुशोरू ये सूत्र हमारा कहता है यदि अ या आ स्वरों के अलावा, अ या आ स्वरों के अलावा, अ अथवा आ इन दो स्वरों के अलावा अन्य स्वरों के बाद या तो स आए या विसर्ग आए, अ अथवा आ स्वर के बाद में, अ अथवा आ स्वर के अलावा अन्य स्वर जो कोई भी आ जाए उसके बाद में या तो स आए या विसर्ग आए, तथा बाद में कोई भी स्वर हो या कोई भी व्यंजन हो। व्यंजन कौन से होने चाहिए, वर्ग का 3, 4 और 5 अक्षर। ठीक है, फिर देखें अ अथवा आ के अलावा कोई भी अन्य स्वर आए। ठीक है, कोई भी अन्य स्वर आए, फिर बाद में
बाद में क्या है, बाद में कहता है कोई भी स्वर हो या व्यंजन हो, कोई भी स्वर हो या व्यंजन हो। व्यंजन कौन से होने चाहिए, व्यंजन होने चाहिए वर्ग के 3, 4 और 5। व्यंजन होने चाहिए वर्ग के 3, 4 और 5 अक्षर। तो स या विसर्ग, तो यहाँ जो ये अन्य स्वर के बाद में विसर्ग या स जो आ रहा था, इनके स्थान पे र आदेश हो जाता है। ठीक है, ये स या विसर्ग है, इनके स्थान पे क्या आदेश हो रहा है, र आदेश हो रहा है। चलिए इसके कुछ उदाहरण हम देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखें, हरि ही अवदत। ठीक है, हरि ही अवदत, ये हमने कहा अ या आ के अतिरिक्त, ये अ या आ हो गया, इसके अतिरिक्त अन्य स्वर होना चाहिए। अ या आ के अतिरिक्त अन्य स्वर होना चाहिए, तो यहाँ पर अन्य स्वर है, यहाँ पे स्वर है ई। ठीक है, इसके बाद में कोई भी स्वर आए तो इस विसर्ग या स के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, इस विसर्ग या स के स्थान पे जो है र आदेश हो जाएगा। तो ये हमारा रूप बनता है हरि र व द त, हरि र वदत। हरि ही विसर्ग के स्थान पे र हो गया, अ उसमें मिल गया तो ये र पूरा हो गया हमारा, हरि र वदत। पितुहु धनवंदे, पितुहु, तो ये पितु हो गया, र जो है ये व में मिल जाएगा, पितुर्वंदे। इसके पश्चात अगला उदाहरण हमारा आता है धेनुहु गच्छति। तो ये विसर्ग है, ये ग है। ठीक है, विसर्ग है, कोई भी व्यंजन होना चाहिए। व्यंजन कौन सा होना चाहिए, वर्ग का 3, 4 या 5 नंबर का। तो ग जो है क ख ग तीसरे नंबर का व्यंजन है, ये ग जो है ये तीसरे नंबर का व्यंजन है। तो इस विसर्ग के स्थान पे हम क्या कर रहे हैं, विसर्ग के स्थान पे र कर रहे हैं। विसर्ग के स्थान पे क्या कर देंगे, विसर्ग के स्थान पे र कर देंगे। तो ये बनता है हमारा धेनुर गच्छति, रूप बनता है हमारा धेनुर गच्छति। इसके बाद में अगला उदाहरण आता है शिशुहु आगच्छति। देखिए शिशुहु उ है, अ या आ के अलावा कोई भी हमारा स्वर हो सकता है। तो यहाँ पर स्वर जो है उ है, उ के साथ में विसर्ग आ गया है, पश्चात आ रहा है। तो शिशुहु आगच्छति, किसका आगम हो जाएगा, र का। शिशु, ये र धन आगच्छति, तो ये रूप हमारा बनता है, हमने ऐसा लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, शिशुरा गच्छति। ये रूप हमारा बनता है शिशुरा गच्छति। चलिए मैं इसको फिर से इरेज करता हूँ, मिटाता हूँ इसको सही रूप से मैं आपको लिख करके बताऊंगा। ये रूप हमारा बनेगा शिशुरा गच्छति। अगला उदाहरण हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास में पितुहु आज्ञा। पितुहु ये विसर्ग है, ये उ है, पश्चात आ स्वर आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पे हम क्या कर देंगे, र कर देंगे। रूप बनेगा पितुराज्ञा। पितुराज्ञा, पिता की आज्ञा। पुनः अत्र, पुनरत्र, ये परीक्षा में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण उदाहरण है, एक बार पूछा भी जा चुका है। ये सेकंड ग्रेड अथवा रीट के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। पुनः धन अत्र, संयुक्त पद क्या बनेगा, संधि रूप क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है पुनरत्र, यानी कि विसर्ग के स्थान पे आपने क्या आदेश कर दिया है, र परिवर्तन कर दिया है। क्योंकि हमारा ये जो नियम है ये कहता है अ या आ के अलावा, अ या आ के अतिरिक्त अन्य कोई भी स्वर आए, बाद में या तो स आ जाए या विसर्ग आ जाए। ठीक है, और बाद में कोई भी स्वर आए या व्यंजन आए या व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है, तो इस विसर्ग या स के स्थान पे हमें र आदेश कर देना है। पितुहु इच्छा, विसर्ग के बाद में ई आ गया है तो ये बनता है पितुरिच्छा। ये रूप हमारा बनता है पितुरिच्छा। तो साथियों हमने देखा ऋत्व विसर्ग संधि। आप चाहे तो इसका आप कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि उदाहरण जो है उनके संधि पद लिखे जा चुके हैं। इसके बाद में हम आगे वाला देखते हैं, अगली संधि हम देखते हैं यहाँ पर उत्व संधि। देखिए साथियों, उत्व संधि, उत्व में ऊ का ध्वनि जो है, ऊ की ध्वनि सुनाई दे रही है। सूत्र है हमारा अतोरोरप्लुताद अप्लुते। साथियों एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। देखिए अतोरोरुप्लाद अप्लुते, सूत्र ये कहता है, सूत्र ये जो नियम है ये कहता है पदांत यानी पद के अंत में अ है,
और बाद में विसर्ग आए, यानी पदांत अ के बाद में विसर्ग आए और बाद में भी अ आए, यानी कि विसर्ग भी आए, पद के अंत में अ भी होना चाहिए, अ के बाद में विसर्ग होना चाहिए और बाद में भी अ आए, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है और बाद वाला जो अ है उसके स्थान पे अवग्रह आदेश हो जाता है। तो साथियों देखें एक बार आप, ये हमारा नियम कहता है पदांत अ, ये पदांत अ हो गया, अ के बाद में क्या आए, विसर्ग आए, अ के बाद में विसर्ग आए और बाद में भी क्या आना चाहिए, बाद में अ आना चाहिए। अगर अ आ जाता है, बाद में अ आ जाता है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ये जो विसर्ग है इस विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा, ओ परिवर्तन हो जाएगा तथा बाद वाले अ के स्थान पे, ये बाद वाला जो ये अ है, इस अ के स्थान पे अवग्रह चिन्ह का आगम हो जाएगा, अवग्रह का आगम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसके उदाहरण। रामः धन अयम, रामः धन अयम, ये विसर्ग है हमारा, पश्चात अ है, विसर्ग के पश्चात अ आया है तो अतोरोरप्लुताद अप्लुत, इस सूत्र के अनुसार इस विसर्ग के स्थान पर हम क्या करेंगे, इस विसर्ग के स्थान पे ओ कर देंगे। तो सबसे पहले हमने कर दिया रामो, ठीक है, पश्चात ये अ है इसको अवग्रह बना देंगे, अयम, रामो अयम। ठीक है, ये जहां पर ओ का आगम या ओ की ध्वनि आपको सुनाई देवे, आप परीक्षा में निश्चित रूप से जो करेंगे वो उत्व संधि करेंगे। ओ का आगम होते ही आप समझ जाना कि यहाँ पे उत्व संधि है। ठीक है, तत्पश्चात हम देखते हैं कह धन अत्र, ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद में अ है और इस विसर्ग से पहले भी अ है। ठीक है, तो ये अ जो है इसको तो हम अवग्रह कर देंगे, लेकिन इस विसर्ग को क्या करेंगे, इस विसर्ग को ओ करेंगे। तो ये क के स्थान पे क्या हो गया, को, ये अ है इसको अ बना दिया, को अत्र। ठीक है, एक बार नियम को फिर समझना, यदि पदांत अ, पद के अंत में अ है, अ स्वर है, उसके बाद में विसर्ग आ जाता है और विसर्ग के बाद में फिर अ आ रहा है तो इस विसर्ग के स्थान पर हम कर देंगे ओ और इस पीछे वाले अ को जो है हम अवग्रह बना देंगे, इसके स्थान पे क्या आदेश कर देंगे, अवग्रह आदेश कर देंगे। शिवः अर्चः, ये परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है कि यहाँ पर कौन सी संधि है। ठीक है, यहाँ पे आपको उत्व संधि बतानी है। शिवः, तो ये बनेगा शिवो। क्यों बना शिवो, क्योंकि यहाँ पर अ है और पश्चात विसर्ग आ रहा है और पीछे भी जो है अ है, तो इस पीछे वाले विसर्ग को हमने, पीछे वाले अ को जो हमने जो है अवग्रह बना दिया, शिवो अर्चः, ये रूप अपना सिद्ध होता है। सह अवदत, ये अ है, पश्चात विसर्ग है और पीछे अ है, तो ये बनता है हमारा सो अवदत, सो अवदत। बालः अस्ति, ये अ है, फिर विसर्ग है, फिर अ आ गया, तो ये बालो, ये अ है पीछे वाला, इसके स्थान पे हम अवग्रह कर देंगे, बालोस्ति, ये रूप हमारा बना बालोस्ति। कह अयम, ये कह में अ है, पश्चात विसर्ग आ गया, फिर अ आ गया, तो ये बनेगा कोयम, ये रूप बना हमारा कुयम। देवः अधुना, ठीक है, ये अ आ गया तो देवो अधुना, देवो अधुना, ये रूप हमारा यहाँ पर निष्पन्न होता है। सह अपि, तो रूप बनता है सो अपि। तो साथियों ध्यान रखें, अतोरोरप्लुताद अप्लुत, इस सूत्र के अनुसार यदि पदांत अ है और उसके बाद में विसर्ग आता है और उस विसर्ग के बाद में भी अ आ जाता है, तो पदांत जो अ था उसके पश्चात जो विसर्ग था उस विसर्ग के स्थान पे हम ओ आदेश कर देंगे और पीछे वाला जो अ है, जो पश्चात जो अ आया है उस अ के स्थान पे जो है हम अवग्रह आदेश कर देंगे। कुछ और उदाहरण हम यहाँ देखने का प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं उनका। देखिए अगला उदाहरण है हमारा कह अति भारः, तो ये अ है और विसर्ग है, तो ये विसर्ग के स्थान पे हमने क्या कर दिया, ओ, और इस अ के स्थान पे अवग्रह कर दिया, को अति भारः, ये रूप हमारा यहाँ सिद्ध होता है। कह अप्रियः, को अप्रियः, को अप्रियः।
ठीक है, ये पीछे अ होना भी कंपलसरी अनिवार्य है। हीनः अपि, रूप हमारा बनता है हीनोपि। ठीक है, जो शर्त है, जो कंडीशन है यहाँ वो यही है कि पहले पदांत अ होना चाहिए, उसके पश्चात विसर्ग होना चाहिए और बाद में भी अ होना चाहिए। नेक्स्ट है अपना दमः अस्तेयम, दमोस्तेयम, दमोस्तेयम। ठीक है, इसके बाद आता है सिंहः, अत्र मया विसर्ग पूर्वं स्थापितः इदानीं स्थापितमस्ति। सिंहः अपि, सिंहोपि, सिंहः अपि सिंहोपि। नेक्स्ट उदाहरण हम देख रहे हैं श्रेयः अधिकः, श्रेयो धिकः, श्रेयो धिकः। नृपः अवदत्, नृपः अ है, विसर्ग है, फिर अ आ गया तो रूप बनता है हमारा नृपो। ये विसर्ग के स्थान में हमने ओ कर दिया, नृपो। अ के स्थान पे हम क्या कर देंगे, अवग्रह, नृपो वदत। ठीक है, अंतिम उदाहरण है हमारा यह धन अपि, यह तो यो हो जाएगा, योपि। ठीक है, तो साथियों हम कह सकते हैं उत्व संधि में अतोरो रप्लुताद अप्लुते, इस सूत्र के अनुसार यदि पदांत अ के बाद में विसर्ग आए और बाद में अ आए तो विसर्ग के स्थान पे हम ओ आदेश कर देंगे और बाद वाले अ के स्थान पे हम अवग्रह आदेश कर देंगे। साथियों एक बार आप इसका संपूर्ण स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये नियम जो है इस सूत्र के साथ में ध्यान रहे, ये उदाहरण आपको ध्यान में रहे। ये शिवः अर्चः, ये परीक्षा में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण उदाहरण आपके लिए हो सकता है। ये आपके सह अपि परीक्षा में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। कह अयम, ये परीक्षा में आ सकता है। तो साथियों अब हम आगे देखते हैं एक अन्य इसका सूत्र हशीच। ठीक है, हशीच, हशीच सूत्र कहता है यदि ऋस्व अ के बाद में स र या विसर्ग को उ हो जाता है, स या र या विसर्ग आए तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा। किस कंडीशन में होगा, यदि बाद में हश, हश का अभिप्राय है वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या ह य व र ल वर्ण आए तो साथियों देखते हैं हमने कहा कि यहां पर उ आदेश हो जाता है। ठीक है, ये उ आदेश हमने कर दिया, लेकिन यथासंभव इस उ को जो है हम गुण आदेश भी करते हैं। तो उ के स्थान पर जो है क्या परिवर्तन हो जाता है, उ के स्थान पर जो है ओ आदेश हो जाता है। उ के स्थान पे गुण कार्य जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा। देखिए रामः धन गच्छति, रामः ये विसर्ग भी हो सकता है, स भी हो सकता है, ये विसर्ग भी हो सकता है, स भी हो सकता है। रामस गच्छति तो भी रामो गच्छति होगा और गुण कार्य हम कर ही रहे हैं। और अगर रामः विसर्ग के बाद में आ रहा है तब भी हश, हश का मतलब है वर्ग का 3, 4 और 5 वर्ण, तो ये हश है, तीसरा वर्ण है तो भी गुण कार्य होता है। तो रामो गच्छति, रामो गच्छति। देखिए एक बार फिर से मैं इसको अगले उदाहरण को समझाने का प्रयास करता हूं। देवः धन जयति, तो विसर्ग के स्थान पे हमें क्या परिवर्तन करना है, विसर्ग के स्थान पे हमें उ कर देना है। तो हम करते हैं इसे देव उ जयति, देव उ जयति। ठीक है, अब ये अ और उ मिलके ओ हो जाता है तो ये रूप बनता है हमारा देवो जयति, ये रूप बनता है हमारा देवो जयति। देखिए साथियों अगला उदाहरण हम देख रहे हैं यहाँ पे ऋस्व अ के बाद में विसर्ग आए और पश्चात 3, 4 या 5 वर्ण आए तो त थ द ध चौथे नंबर का वर्ण है तो पय विसर्ग है, इसके स्थान पे उ कर दिया है, फिर धरह। ठीक है, ये अ और उ मिलके क्या हो जाएगा, ओ, रूप बनता है हमारा पयो धरह। ठीक है, ये भी उत्व संधि का ही रूप है। तपह धन वनम, तप विसर्ग के स्थान पे उ करेंगे, ये उ हमने कर दिया है, उसके पश्चात आता है वनम, वनम क्या रूप निष्पन्न होता है, तपो वनम,
रूप हमारा बनता है तपोवनम। गजः गच्छति, अ है, विसर्ग है, पश्चात तीसरे नंबर का वर्ण है गज, विसर्ग के स्थान पे क्या कर रहे हैं, उ, गच्छति, गजो गच्छति। अगर पूछा जाए कि यहाँ संधि कौन सी है तो ओ का आगम जहां आपको दिखाई दे, ओ की ध्वनि जहां सुनाई दे, आप तुरंत कह देना कि यहाँ पर जो है उत्व संधि है। यशः धन दा, यश उ दा, अ और उ मिलके ओ होता है, रूप बनता है यशोदा। रूप क्या बना है, यशोदा। 10th बोर्ड में पिछले वर्ष जो है ये प्रश्न पूछा गया है, यशोदा में कौन सी संधि है, तो वहाँ पर एक ही जो है आपको ऑप्शन मिलता है विसर्ग संधि। वहाँ सत्व, उत्व या ऋत्व ये रूप नहीं पूछे जाते हैं, आपको स्वर, व्यंजन या विसर्ग ये रूप पूछा जाता है, तो आपको बता देना है विसर्ग संधि। शिवः वन्द्य, शिव उ वन्द्यः, रूप बनता है शिवो वन्द्यः, शिवो वन्द्यः। फिर हम देखते हैं मनः रथः, ये परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। मनः विसर्ग है तो मन उ, रथः उ के स्थान पे ओ हो जाएगा, मनो रथः। फिर हम देखते हैं अगला उदाहरण, बालः हसति, ये विसर्ग है, पश्चात है ह ये रहा, ठीक है, क्योंकि हर्ष प्रत्याहार हमने कहा है। तो बाल उ हसति, बाल उ हसति, ठीक है, अ और उ मिलके ओ हो गया, तो रूप बनता है हमारा बालो हसति, बालो हसति। तत्पश्चात आगच्छति रामः वदति, राम उ वदति, तू बनेगा रामो वदति। तो साथियों आपने देखा इस उत्व संधि में हसीचे सूत्र के अनुसार यदि ऋस्व अ, ये ऋस्व अ है, इसके बाद में स, र या विसर्ग आए, यहाँ पे स भी हो सकता है, र भी हो सकता है, विसर्ग भी हो सकता है, तो और बाद में क्या होना चाहिए, बाद में हर्ष होना चाहिए, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या ह या व र ल होना चाहिए। ये तीसरा चौथा पांचवें वर्ण में से कोई एक है, ये ह भी है, ये व भी है, ये र भी है, ठीक है। तो इस विसर्ग के स्थान पर जो है उ आदेश हो जाएगा, ये विसर्ग के स्थान पे ये उ आदेश हमने कर दिया है, ये हमने उ किया है, सब जगह उ देख सकते हैं आप, ये सब जगह हमने उ किया है, और यथा संभव, ठीक है, हमें गुण परिवर्तन कर देना, गुण आदेश करना है। ये अ और उ मिलके क्या हो जाता है, ओ, तो आप ये देख सकते हैं ये अ और उ मिलके ओ हो रहा है, तो ये हमने ओ कर दिया है हर एक स्थान पे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे कि उत्तु संधि के और क्या उदाहरण हो सकते हैं। कुछ इसमें से उदाहरण आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, रीट स्तर में परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों अब हम अगला उदाहरण देखते हैं, अगली संधि देखते हैं, सुलोप विसर्ग संधि। सुलोप विसर्ग संधि में एक दो सूत्र हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला सूत्र आ रहा है हमारा एतत् दोहो सुलोपो अकोरनय समासे हली, ठीक है। इसको सूत्र को याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको इतना सा ध्यान रख लेना है कि यदि सह और एषः, ठीक है, दोनों सर्वनाम है, सह और एषः के बाद में, सह और एषः के बाद में विसर्ग हो तो उसका लोप हो जाता है। यदि बाद में क्या होना चाहिए, बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण या स्वर आए तो, बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण या स्वर आए तो सह और एषः, ये दोनों सर्वनाम आपको ध्यान में रखना। सह का अर्थ होता है वह और एषः का अर्थ होता है यह। देखिए सह वदति, तो हमने क्या करना है, केवल विसर्ग का लोप कर देना है, ठीक है। ये रूप बनेगा स, ये रूप बनता है हमारा स वदति, स वदति। सह लिखति, स लिखति, सह आगतः, स आगत,
एषः वदति, एष वदति, एषः गच्छति, एष गच्छति, एषः नयति, एष नयति, सः पठति, स पठति। बिल्कुल सरल है, बस दो चीज़ ध्यान रखनी है, सह और एषः के विसर्ग का हम लोप कर देंगे यदि बाद में कोई भी स्वर अथवा व्यंजन आता है तो। इसके बाद में हम अगला सूत्र देखते हैं, रोरी। ठीक है, रोरी सूत्र हमें क्या कहता है? ठीक है, ये भी सुलोप संधि का ही रूप है। रोरी सूत्र कहता है यदि र के बाद में र आता है तो पूर्व र का लोप हो जाता है। देखें, ये र है और इसके बाद में फिर से र आता है तो पूर्व र का लोप कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ ही एक दूसरा सूत्र हमारा जुड़ा हुआ है। दूसरा सूत्र ये कहता है ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। ढ या र का लोप होने पर, इस र का हमें लोप कर दिया, ढ या र का लोप होने पर उससे पूर्ववर्ती अण क्या होते हैं? अ, ई और उ को दीर्घ आदेश हो जाता है। दीर्घ यानी अ के स्थान पे आ हो जाएगा, ई के स्थान पे दीर्घ ई हो जाएगा और उ के स्थान पे दीर्घ उ हो जाता है। इस सूत्र से हम देखते हैं परीक्षा में काफ़ी प्रश्न इससे संबंधित पूछे जाते हैं। देखें, पुनर्धन रमते। ठीक है, तो रोरी सूत्र के अनुसार ये जो पहला जो र है, पुनर्धन रमते, पुनर्धन रमते, रोरी सूत्र के अनुसार इस पहले र का हमने लोप कर दिया, इस पहले का र का लोप कर दिया है। फिर दूसरा सूत्र कहता है ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। लेकिन इससे पहले जो अण है, ये अण क्या है? अ है, यानी जो अंतिम स्वर है उसमें अ, ई और उ है, तो इस अ के स्थान पे क्या हो जाएगा? आ। दीर्घो अण, उस अण को जो है हम दीर्घ कर देंगे। ठीक है, तो ये बचा हमारे पास में पुनर्धन रमते। ठीक है, ये जो अ है इसको हम दीर्घ कर देंगे तो ये बनता है हमारा पुनर्रमते, पुनर्रमते। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, रोरी सूत्र के अनुसार इस पूर्व र का लोप किया, फिर ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, इस सूत्र के अनुसार जो अण है पूर्ववर्ती अ है इसका हमने दीर्घ किया तो रूप बनता है हमारा पुनर्रमते। ये हमें ध्यान में रखना है। तो हमारा रूप यहाँ बना पुनर्रमते। चलिए, इसके बाद में आता है अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, इसको भी एक बार हम समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि परीक्षा में पूछा जा चुका है ये। अंतर्धन राष्ट्रीय, राष्ट्रीय शब्द जो है संस्कृत के अनुसार ह्रस्व ई जिसमें आता है वो ही शुद्ध होता है, दीर्घ ई वाला अशुद्ध है। रोरी सूत्र के अनुसार इस पूर्व र का हमने लोप कर दिया तो हमारे पास बचता है अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय। फिर ढ लोपे पूर्व से दीर्घो अण, यानी इस र का जो लोप कर दिया, इससे पहले अण है, अण क्या है? अ है, इसको दीर्घ कर देंगे तो हमारा रूप बनता है अंतरराष्ट्रीय। ये रूप हमारा एकदम शुद्ध है, परीक्षा की दृष्टि से भी शुद्ध है और व्याकरणिक दृष्टि से भी हमारा ये शुद्ध पद है। इसके पश्चात आता है निर्धन रसः। देखें, निर्रसः, पूर्व र का लोप किया, बना निरसः। ठीक है, निरसः बना। फिर ढ लोपे पूर्व से दीर्घ सूत्र के अनुसार इस अण को, यानी अण क्या है? इसमें ई है, इस ई को दीर्घ ई कर देंगे तो ये ई है, दीर्घ हो जाएगा तो ये दीर्घ होते ही बन जाएगा नीरसः, नीरसः। अगला उदाहरण हम देखते हैं, निर्रोगः, निर्धन रोगः, निर्रोगः। इस पूर्व र का लोप किया और इस अण को दीर्घ कर दिया तो ये बनता है हमारा निरोगः। ये रूप हमारा क्या बनता है? दीर्घ होते ही निरोगः। प्रातररम्य। ठीक है, तो प्रातर, तो पूर्व र का लोप कर दिया तो प्रात। ठीक है, फिर बनता है रम्य। लेकिन इस ढ लोपे पूर्व से दीर्घो अण सूत्र के अनुसार इस पूर्व अ को जो है हमने दीर्घ किया तो प्रातारम्य। ये रूप हमारा निष्पन्न होता है। उसी प्रकार के गुरुर्राष्ट्रः, गुरुरुष्ट्रः, तो
गुरु, दीर्घ हो गया, गुरु रुष्टः, ये रूप हमारा यहाँ पर निष्पन्न होता है। शंभुर राजते, शंभु राजते, शंभु राजते। निरवः, नीरवः, नीरवः। तो साथियों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रोरी सूत्र अथवा ढ्र लोपे पूर्व से दीर्घवाणी सूत्र के अनुसार ये अंतरराष्ट्रीय सूत्र जो उदाहरण है आपके ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शंभुर राजते ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आपके उदाहरण हो सकते हैं। निरोगः ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण उदाहरण आपके हो सकता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम संधि से संबंधित अन्य चर्चा हम करने वाले हैं। इससे संबंधित जो टेस्ट में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे संबंधित चर्चा हम अगली स्लाइड के अंदर, अगली कक्षा के अंदर शीघ्र करेंगे। आपके मन में यदि संस्कृत संधि को लेकर के किसी प्रकार के कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। उसके उत्तर जो है यथासंभव यथाशीघ्र आपको भेज दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, नमो नमः, धन्यवादः।